करते हैं जनरल सोल्यूशन। दिस इज द सेकंड पार्ट, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन। यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इंटीजर एन, मतलब एन एक इंटीजर होना चाहिए, विच गिव्स ऑल सोल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप क्या दिखाई देना चाहिए, एन। एन क्या है, एक इंटीजर। तो उस एक्सप्रेशन को, ठीक है, जो सॉल्व करके आएगा इक्वेशन को, उसको बोलेंगे उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलेज करते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये जो जेड होता है यहाँ पे, यहाँ जो जेड है मैं यहाँ लिख देता हूँ। जेड किसको कहते हैं, जेड किसको कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जेड को बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए ये फॉर्मूला है, अगर साइन एक्स 0 है तो उससे जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी जनरल फॉर्म में, या इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एनी इंटीजर। इसमें थ्योरी पार्ट है तो इसलिए मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है इसको। ये वाला ग्राफ हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको इस डायग्राम से प्रूव करके दिखाते हैं किस तरह से है। तो क्या करते हैं, इस तरह से एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। यहाँ एक पी पॉइंट लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ट्रेस कर दिया, ये फुट टॉप परपेंडिकुलर एम हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल मैंने एक्स ले लिया, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी वी हैव, अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन एक्स सबको पता है किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का। तो ये क्या बना, पी एम बाय ओ पी, ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स को 0 करना है। अब साइन एक्स को 0 करते हैं तो देयर फॉर साइन एक्स 0, अगर साइन एक्स 0 होगा तो पी एम बाय ओ पी, ये रेशो भी 0 हो जाएगा। अब ये 0 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पी एम 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इधर कि ये पी एम 0 कब होगा, ये लेंथ, ये वाली जो हाइट है ये 0 कब होगी, जब ये P नीचे आ जाएगा। तो मतलब OP कोइंसाइड कर जाएगा, दैट इंप्लाइज OP, ये P पॉइंट नीचे आएगा तो OP कोइंसाइड्स विद OX और OX डैश। क्यों, या तो ये जो लाइन है ये नीचे इधर से बनेगी, और यहाँ ये लाइन इधर से भी इस लाइन को टच कर सकती है। तो OP कोइंसाइड्स आइदर विद OX के साथ करेगा या OX डैश के साथ करेगा, ठीक है, इधर या इधर। तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये लाइन इधर से नीचे आती है मतलब ये एंगल 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0। ये 0 आ गया। और अगर ये लाइन इधर से रोटेट होके आएगी, इधर से रोटेशन लेगा, तो ये एंगल कितना होता है, लीनियर पेयर, मतलब पाई हो गया। तो ये एंगल पाई हो गया, है ना। तो ये एंगल पाई हो गया। अब ये एंगल आपका माइनस पाई भी हो सकता है, मैं बताऊंगा ऊपर ग्राफ से। और उसके बाद इसी तरह से ये 2 पाई भी हो सकता है। क्यों 2 पाई क्यों हो सकता है, कि ये एक रोटेशन लेके आया, पहले ये चलता गया और एक रोटेशन लेके, अगर मैं यहाँ रफ दिखाता हूँ आपको, तो ये जो OP लाइन है हो सकता है ये P यहाँ बन जाए, तो ये OP हो गया। अब इसका इस OX के साथ कितना एंगल है, 0। और हो सकता है कि OP इधर आ जाए, ये देखो OP इधर आ गया। अगर OP इधर आएगा तो ये जो एंगल ट्रेस होगा ये 180 डिग्री होगा, मतलब पाई रेडियंस होगा, ठीक हो गया। हो सकता है कि ये जो लाइन चल रही थी, ये जो OP चल रहा था यहाँ पे इस तरह से OP, ये चलता हुआ रोटेशन ले गया, ठीक है, ये पूरी रोटेशन ले गया, तो फिर घूम के फिर यहीं आ गया, तो एंगल ट्रेस कितना हो गया, 2 पाई। तो ये 2 पाई हो सकता है इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा 0 पाई 2 पाई एंड सोन। और अगर हम इसकी एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, इधर से चलेगा, अगर ये OP इधर से घूमता है, इधर से, तो 0 तो आ चुका जो वापस आया, फिर इधर आएगा तो ये माइनस पाई हो जाएगा, फिर ऊपर से रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज लेगा, पूरी रोटेशन लेगा तो ये -2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कंबाइन करते हैं, तो मैंने कहा ये क्या आ गया 0, यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ क्या आ गया 2, तो ये क्या आ गए इंटीजर, तो -1 भी है -2 भी है, तो मतलब 0 भी है, +-1 भी है, +-2 भी है। तो मैंने इस नंबर को क्या लिख दिया, n, और n क्या शो कर दिया, एक इंटीजर है। तो मतलब अगर इसमें मैं वैल्यू डालूं, देखो 0 डालेंगे तो 0 हो गया, n की वैल्यू इंटीजर है। अगर 1 डालेंगे तो पाई आ गया, -1 डालेंगे तो -पाई आ गया, 2 डालेंगे तो 2 पाई आ गया,
-2 डालेंगे तो -2 पाई आ गया। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला ये सारी वैल्यूज कवर कर लेता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। मतलब क्या हुआ कि अगर साइन x 0 होता है तो x की जो जनरल वैल्यू होती है वो n पाई के इक्वल होती है, लेकिन वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है n एक इंटीजर होगा। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो n को क्या समझ लिया जाएगा, रियल नंबर, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया मैं बताता हूँ आपको भी, इससे भी मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ, फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो मैंने स्केच बनाया इसकी हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, सीधा ही साइन x 0 से सीधी मेरी वैल्यू ये बन जाएगी, ये वाली। तो सीधा अगर मैं इसको इस डायग्राम से देखता हूँ, ये एक्चुअली है क्या, ये साइन x को मैंने y ले लिया, y, ठीक है, साइन x को y ले लिया और इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो साइन x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, जैसे 0 पे 0 हो जाता है, पाई पे 0 हो जाता है और 90 पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 1। तो जब इसको ट्रेस करते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अब ध्यान से सुनना, साइन x 0 है, अब साइन x क्या है, y, तो मतलब y 0 है। अब इस ग्राफ के ऊपर ही देखना है बस, इस ग्राफ के ऊपर y की वैल्यू 0 कहाँ बन रही है, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पे। तो ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट करता है, एक इस पॉइंट पे करता है, एक इस पॉइंट पे करता है, एक इस पॉइंट पे करता है, एक इस पॉइंट पे, और इस तरह से इधर भी चलता है। तो देखो कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो उस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक तो पॉइंट कौन सा हुआ, ये रहा 0, है ना। एक कौन सा हो गया, ये एक्स एक्सिस ही तो है पूरी, तो ये 0 हो गया। अगला पॉइंट कौन सा हो गया, पाई। अगला कौन सा हो गया, 2 पाई। फिर कौन सा हो गया, 3 पाई। फिर कौन सा हो गया, 4 पाई। तो ये वही चीज़ तो आ गई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना। तो यहाँ वैल्यू क्या बन रही है, y की, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या बन रही है, 0, ठीक है। यहाँ y मतलब साइन x की वैल्यू 0 बन रही है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ भी x की वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर कि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि साइन x की वैल्यू 0 कब बनेगी। साइन x की वैल्यू 0 कब बनेगी, जब x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो रही है, तो x 0 होगा, x पाई होगा, x 2 पाई होगा, x 3 पाई होगा और x 4 पाई होगा। इस तरह से अगर इधर चलेंगे तो इधर क्या आएगा, माइनस पाई, 2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। तो मतलब अगर यहाँ से भी देखें तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, सारी वैल्यू मिल जाती है 0 प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई एंड सो ऑन, क्योंकि इन पॉइंट्स पे साइन x की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। तो ये सारी x की वैल्यूज ही है, क्लियर। तो इस तरह से ये हम सोल्यूशन इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जो हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो ये है द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 0। मान लो आपकी इक्वेशन इस तरह की है, इसमें cos x इज इक्वल टू 0 है, तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इज गिवन बाय, ये जनरल फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये तो हमेशा ही आएगा हर फॉर्मूले में, ठीक है। तो अगर cos x 0 होता है तो x की जो जनरल वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। अब इस ग्राफ की बाद में बात करेंगे, पहले हम दूसरे मेथड से इसका सोल्यूशन करते हैं। तो फिर से हमने वैसे ही ग्राफ ट्रेस कर दिया लास्ट टाइम जैसे किया था, ठीक है। ये x एक्सिस y एक्सिस ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से परपेंडिकुलर ट्रेस किया, ये फुट टॉप परपेंडिकुलर हो गया, ये मैंने x एंगल ले लिया। अब क्या होगा, इसमें से पिछली बार हमने साइन x की बात करी थी, अब हम cos x की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि cos x को 0 करना है। तो cos x अगर यहाँ से निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा OM, ठीक है, और बाय क्या होगा, OP। क्यों, बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो OM बाय OP आ गया। देयरफॉर अब मुझे किसको 0 करना है, cos x को, तो cos x को 0 करते हैं। और cos x को 0 करेंगे तो ये वाला जो रेशियो है ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 होगा तो OM 0 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज। अब OM की बात करनी है, OM। अब आपको ध्यान देना है कि हमने OM को 0 करना है, ये खत्म करना है, ये तो ये लाइन नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी। और अगर ये वाली जो लाइन है, ये वाली इधर को रोटेट करेगी ऐसे, जैसे ही इधर को रोटेट होगी तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0 हो जाएगा। तो OM कब 0 होगा, जब OP जो है वो कोइंसाइड करेगा या तो OY के साथ। और अगर सपोज कर लो
अब जैसे इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है माइनस वाले पार्ट को, ये मैंने ये ट्राइंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रेस किया है। अब मान लो ये वाला जो ट्राइंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है इस तरह से, है ना। तो अब मुझे किसको ज़ीरो करना है, ओपी को, और ये मेरे पास है कौन सा, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। ठीक है, ये रफ बना रहा हूँ समझाने के लिए बस, दिस इज़ रफ, ये रफ पार्ट है इसका। ठीक, अब इसमें यहाँ से ओपी यहाँ तो ऊपर से जाएगा, ऐसे सपोज कर लो ऊपर से चल रहा है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन हुई है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ओपी इधर कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ, ओ वाई के साथ, ये लिखा ओपी कोइंसाइड विद ओ वाई। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बना होता तो इधर से भी जा सकता है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर क्लॉकवाइज होगा तो किससे कोइंसाइड करेगा, तो ये ओ वाई डैश के साथ करेगा, ये ओ वाई डैश हो गया। तो ठीक है, तो ये एंगल अगर ये इधर से इधर जाएगा तो यहाँ टोटल एंगल कितना हो जाएगा, मान लो ओपी कोइंसाइड करेगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ आ गया ओपी, अगर ओपी यहाँ आ जाता है तो ये जो एंगल ट्रेस होगा ये 90 डिग्री होगा, मतलब π/2, तो ये π/2 हो गया। और अगर इस साइड से आता है ओपी इधर को, अगर इधर से जाता है तो ये 90 हो गया, इधर से -90 तो -π/2 हो गया। अब हो सकता है कि ये रोटेशन के बाद आए, अब रोटेशन के बाद कैसे आए वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ रफ में करके। ठीक है, तो रोटेशन में कैसे आएगा देखो, सपोज करो कि ओपी यहाँ आ गया, उसके बाद फिर इधर से चल रहा है, फिर वो इधर भी आ सकता है, तो किससे, ठीक है, तो ये ओ वाई इतना एंगल ट्रेस हो गया, ये 3π/2 हो गया। और अगर इधर से चलेगा वो इधर से, है ना, और इस साइड में जाएगा तो ये -3π/2 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल जो होगा ये 3π/2 हो गया। और अगर इधर से आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा। तो ये मैंने रफ ट्रेस किया, ये भी रफ है, ये भी रफ है। ठीक है, तो इस तरह से देख पा रहे हैं आप, तो ये क्या बना, +-π/2। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जब OP कोइंसाइड करेगा विद OY के साथ, अगर OY के साथ करेगा तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। क्यों, हम चल रहे हैं कहाँ, हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो π/2, 3π/2, 5π/2। ठीक है, और अगर हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, इधर से आएगा -π/2, उसके बाद -3π/2, -5π/2 एंड सो ऑन। अब ध्यान से अगर देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ नंबर क्या दिखाई दे रहा है 1, और यहाँ नंबर क्या दिखाई दे रहा है 3, और यहाँ नंबर क्या दिखाई दे रहा है 5, और साथ में π/2 सबके साथ है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स किसका है, π/2 का। तो मैं कह सकता हूं जो x है वो ऑड मल्टीपल है किसका, π/2 का। सिंपल वर्ड्स में ये वही लिखा हुआ है। ये नंबर कैसा होता है सबको पता है, अगर n एक इंटीजर है तो 2n+1 हमेशा क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आपने कहा ये ऑड मल्टीपल होगा। ठीक है, 2n+1, तो इन सबको कंबाइन करके हम लिख देंगे 2n+1 π/2, और n इज एन इंटीजर। अब हमें लगता है यार पता नहीं सही है गलत है, आप चेक कर सकते हैं, 0 डालेंगे तो देखो π/2 आ गया, है ना, 0 पे, 1 पे क्या आ गया 3π/2, -1 रखेंगे तो -π/2। तो इससे हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है इसमें, इससे तो एक लाइन में ही हो जाता है। ये जो ग्राफ मैंने ट्रेस किया है ये y = cos x फंक्शन का है। ठीक है, y = cos x फंक्शन का ये ग्राफ है। अब याद रखना इसमें देखो cos 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो देखो जब x की वैल्यू 0 है तो cos x मतलब y की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह से 90 π/2 पे cos की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ हम ट्रेस कर सकते हैं। अब जब हम cos x को 0 करेंगे तो इसका मतलब y को 0 करेंगे, तो हम देखेंगे ग्राफ कहाँ कहाँ कट करता है किसको, x एक्सिस को, ये सारे पॉइंट्स हैं। और इन पॉइंट्स पे क्या है, y 0 है, मतलब cos x 0 है। तो इन पॉइंट्स पे जो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज है वो मेरी आंसर हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या है y 0 बन रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे देखो, इसमें x की वैल्यू π/2, इधर -π/2, इधर 3π/2, इधर -3π/2, फिर 5π/2, -5π/2। तो ये सारी वैल्यूज यहीं से मिलेंगी। तो ग्राफ से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ग्राफ वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बड़ा मेथड है, इस मेथड से भी आप इसको कर पाएंगे। तो क्लियर हो गया ये सारा।
तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर cos x 0 होता है और आपको x की जनरल वैल्यू निकालनी है तो उसको बोलते हैं x क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और यहां जो n है वो किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। चलिए और देखते हैं फॉर्मूले। द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको भी हम डिराइव पिछले मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मेथड है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है यहाँ पे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इस चीज़ को कर सकते हैं। देखो सीधा ही करते, tan x को 0 करना है, tan x 0 कर दिया। अब tan x क्या होता है, sin x बाई cos x, तो ये 0 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि tan x 0 से क्या मिल गया, sin x 0। अब sin x 0 होता है तो पीछे हमने फॉर्मूला किया, x की वैल्यू क्या होती है, n पाई, तो बस n इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब क्योंकि tan x 0 पे sin x 0 मिला, तो इट मींस जो sin x 0 पे आंसर बना था वही tan x 0 पे बनेगा। इट मींस अगर tan x 0 होता है तो x की भी वैल्यू क्या बनेगी, n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो sin x 0 पे जो आंसर बना था वही tan x 0 पे आंसर बनेगा। दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाता है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ cot x इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। फिर से इसी मेथड से करते हैं। cot x 0 है, cot x किसका रेशियो होता है, cos x बाई sin x का, इक्वल टू 0। cos x और sin x का होता है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x 0 आ जाएगा। दैट इंप्लाइज, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब जब इसको सॉल्व किया तो मुझे cos x 0 मिल गया। अब जब cos x 0 होता है तो लास्ट टाइम हमने किया था फॉर्मूला, x क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो cos x, देखो ये cos x मिला, cos x ये आंसर पीछे पहले ही पता था हमें, x की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब अगर cot x 0 है तो इसका वही आंसर आएगा जो cos x 0 पे बना था। तो वो क्या था, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। ये इसके जनरल सोल्यूशन है, ठीक है जी। अब कोई कहेगा अब अगर secant x 0 हो जाए, ये देखो तो क्या होगा, और अगर cosec x 0 हो जाए तो क्या होगा। तो अभी देखते हैं। अब ये वैल्यू पता नहीं आपको पता है कि नहीं, फिर मैं बता देता हूं आपको। secant x की जो वैल्यू होती है, secant x की वैल्यू वो या तो 1 से ग्रेटर होती है या उसके इक्वल होती है, ठीक है, आइदर दिस होती है, और या secant x की वैल्यू -1 से लेस होती है या उसके इक्वल होती है। इसका मतलब secant x की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होती, -1 और 1 के बीच में बिल्कुल नहीं होती। अगर कोई बोले कि secant x 0 है तो बताओ x क्या होगा, तो भाई secant x की वैल्यू 0 तो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि secant x की वैल्यू या तो 1 या 1 से ज्यादा होगी या -1 या -1 से कम होगी। तो इसका मतलब अगर कोई कहता है secant x 0 है तो बताओ x क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग, तो हम कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि secant x की वैल्यू 0 x की किसी भी रियल वैल्यू पे नहीं होती है। सिमिलरली इसी तरह से cosec x की वैल्यू भी इसी रेंज में आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और cosec x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो cosec x की वैल्यू भी -1 से और -1 और 1 के बीच में कभी लाई नहीं करती है। तो सेम आंसर आ गया इसका भी। अगर कोई बोले cosec x 0 है तो आप कहेंगे इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि cosec x कभी 0 हो ही नहीं सकता है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर कि किस तरह से सॉल्व करना है किसको। तो ये मैंने आपको 6 थिंग्स बताई हैं, इसमें 6 चीज़ें बताई हैं आपको, sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का। तो secant x 0, cos x 0, ये तो कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि इसका सीधा ही आंसर लिखना है, नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन। बाकी जो फर्स्ट 4 फॉर्मूलेज हैं इसके अंदर आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि अब तक हमने क्या किया। तो therefore we conclude that sin x equal to 0 implies x is equal to n pi where n is an integer। तो मतलब sin x जब 0 होता है तो x की जो जनरल वैल्यू मिलेगी वो n pi मिलेगी where n is an integer। cos x equal to 0 implies x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n is an integer। इसका मतलब ये है कि अब cos x 0 हो तो उसकी अगर जनरल वैल्यू निकालनी हो x की, तो x की क्या होती है, 2n plus 1 pi by 2, n is an integer। tan x equal to 0 that implies x is equal to n pi where n is an integer। तो आप देखेंगे यहाँ से, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो सेम होगा।
तो जो यहाँ से आंसर आया वही यहाँ से आंसर आएगा। ऐसे ही कॉट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी वही आंसर बनेगा जो कॉस एक्स का 0 है। तो क्या है, कॉट एक्स अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जनरल वैल्यू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेयर एन इज एन इंटीजर। तो याद रखना कॉस एक्स और कॉट एक्स की सेम वैल्यू होती है, और सीकेंड एक्स 0 और कॉस एक्स 0, इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए सीकेंड एक्स और कॉसेक एक्स 0 नहीं हो सकता है। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं साथ में, अगर आपसे कोई पूछे साइन एक्स की वैल्यू किस रेंज में आती है, तो -1 से 1 के बीच में आती है, और -1 भी इंक्लूडिंग है और 1 भी इंक्लूडिंग पॉइंट है। सिमिलरली कॉस एक्स की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में लाई करती है, -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। tan x की जो वैल्यू होती है -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, इसको बोलते हैं tan x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। ऐसे ही सिमिलरली cot x की वैल्यू भी किसके बीच में लाई करती है, -∞ से +∞, मतलब एनी वैल्यू ले सकता है। और secant x की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, लेस देन इक्वल टू -1 होती है, और secant x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, भले कभी भी -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती इसकी वैल्यू। सिमिलरली cosec x की भी वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होती है, और cos x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, मतलब ये भी वैल्यू cos x की कभी भी cosec x की कभी भी -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती है। तो ये चीजें आप सारी ध्यान रखेंगे तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे।